आज की कहानी कर्नाटक के मैसूर की है। मैसूर से करीब 45 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है मांड्या। 8 जून को मांड्या के पास स्थित बेबी लेक कनाल में वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति की नजर एक लाश पर गई। यह दृश्य देखते ही उसने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को घेरते हुए जांच शुरू कर दी। लाश आधी अधूरी थी। इसके कमर से ऊपर का हिस्सा गायब था। 8 जून को मांड्या के पास बेबी लेक कनाल में मिली अधूरी लाश के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। लाश की पहचान के लिए हर संभव प्रयास किए गए, लेकिन मौके पर ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली जो मृतक की शिनाख्त में मददगार हो। लाश देखकर यह साफ था कि वह किसी महिला की है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने आसपास के इलाकों में लापता महिलाओं के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। हालांकि पुलिस की यह कोशिश पूरी तरह सफल होती, उससे पहले ही मांड्या टाउन में एक और अधूरी लाश मिलने की खबर आई। इस बार यह लाश बेबी लेक कनाल से लगभग 25 किलोमीटर दूर अराकेरे गांव के पास स्थित सीडीएस कनाल से बरामद हुई। लेकिन यह मामला दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों का था। लेकिन पहली लाश बरामद करने वाली पुलिस को शक हुआ कि यह दूसरी लाश शायद उसी पहली लाश का बाकी हिस्सा हो। ऐसे में दोनों घटनाओं को जोड़कर देखा जाने लगा और पुलिस ने इस मामले को और गहराई से जांचने का फैसला किया। पुलिस को असली झटका तब लगा जब उन्होंने देखा कि दूसरी लाश भी पहली लाश की तरह कमर से नीचे का हिस्सा थी, यानी जिस्म का ऊपरी हिस्सा दोनों मामलों में गायब था। इसके साथ ही इत्तेफाक से यह दूसरी लाश भी एक महिला की थी। जो मामला पहले एक ही लाश के हिस्सों को जोड़ने जैसा लग रहा था, अब वह और भी उलझ गया था। मांड्या पुलिस जो सोच रही थी कि मामला सुलझने की कगार पर है, अचानक दो अधूरी लाशों के सामने खड़ी थी। दो अलग-अलग महिलाओं के शव जिनका ऊपरी हिस्सा गायब था। अब मांड्या शहर में एक के बाद एक बरामद हुई इन दो महिलाओं की अधूरी लाशों ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी और पुलिस के सामने इस गुत्थी को सुलझाने की चुनौती और बड़ी हो गई थी। अब पुलिस ने इस रहस्यमय मामले की गहराई से जांच के लिए कमर कस ली। उन्होंने 45 पुलिसकर्मियों की एक विशेष टीम बनाई और उन्हें 9 अलग-अलग टीमों में विभाजित कर दिया। इन टीमों ने न केवल मांड्या में बल्कि पूरे कर्नाटक में 25 से 35 साल की उम्र की लापता महिलाओं की तलाश शुरू की। पुलिस की जांच इतनी बड़ी थी कि उन्हें सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, आसपास के राज्यों में भी लापता महिलाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी पड़ी। इस दौरान पुलिस को 1116 महिलाओं के लापता होने का पता चला, जो अलग-अलग जगहों से गायब थीं। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि इन सभी महिलाओं में से उन दो महिलाओं की पहचान की जाए जिनकी अधूरी लाशें मिली थीं। यह काम काफी मुश्किल था, लेकिन पुलिस पूरी कोशिश के साथ इस मामले को सुलझाने में जुट गई। क्षत विक्षत शवों की पहचान एक मुश्किल भरा काम था। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि जांच कहां से शुरू करें। न शवों की पहचान हो पा रही थी, न ही हत्यारों का भी सुराग लग रहा था। हत्या क्यों की गई, यह तो बहुत दूर की बात थी। जांच जस की तस अपने जगह पर थी। मांड्या पुलिस ने एक तरकीब सोची। पुलिस ने हत्याओं के बारे में कोई सुराग देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की और उसके साथ ही पुलिस ने मारी गई महिलाओं की पहचान करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने करीब 10,000 हैंडबिल छपवाए, जिनमें उन महिलाओं की तस्वीरें और जानकारी दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने इन्हें गांव-गांव, शहर-शहर बांटने का काम शुरू किया, ताकि किसी भी तरह से कोई व्यक्ति उन महिलाओं के बारे में कोई जानकारी दे सके। इस तरह की पहचान करना बेहद जरूरी था, ताकि इन दो अंधे हत्या के मामलों को सुलझाया जा सके। यह प्रक्रिया आसान नहीं थी और इस कोशिश में करीब 2 महीने लग गए। इतने सारे लापता मामलों में से दो मृत महिलाओं की पहचान करना एक बहुत ही कठिन काम था। हालांकि लंबे समय तक मेहनत करने के बाद पुलिस को पहली सफलता तब मिली जब उन्हें चामराजनगर में एक महिला के बारे में जानकारी मिली। यह एक सकारात्मक कदम था, जिसने पुलिस को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और उम्मीद जगाई कि वे इस जटिल मामले को सुलझा पाएंगे। जब पुलिस चामराजनगर में जांच के लिए पहुंची, तो वहां उन्हें थोड़ी राहत मिली। इस इलाके के थाने में गीता नाम की एक महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी। इस रिपोर्ट ने पुलिस की एक महत्वपूर्ण कड़ी को जोड़ने में मदद की। पुलिस को मिले दोनों शवों में से एक का संबंध गीता से था, जिसका शरीर आधा काटा गया था। दरअसल पुलिस उस मकान पर एक गायब महिला के बारे में जानकारी जुटाने गई थी। वहां एक परिवार ने अपनी गायब सदस्य की कुछ तस्वीरें दिखाईं। जब पुलिस ने उन तस्वीरों को देखा, तो उनका ध्यान एक विशेष बात पर गया।
तस्वीर में दिख रही महिला के कपड़े वही थे जो बेबी लेक कनाल से बरामद लाश पर मिले थे। इसके अलावा यह भी एक संयोग था कि यह महिला भी 8 जून के आसपास अपने घर से गायब हुई थी, ठीक उसी समय जब पुलिस ने आधी अधूरी लाशें मिली थीं। इन सभी जानकारियों ने पुलिस को यह सोचने पर मजबूर किया कि शायद मारी गई 2 महिलाओं में से एक इस परिवार की गायब सदस्य हो सकती है। इस संभावना ने पुलिस के मन में नई उम्मीद जगाई, क्योंकि इससे उन्हें एक ठोस सुराग मिला था। यह नई जानकारी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे उन्हें मामले की तह तक पहुंचने में मदद मिल सकती थी। अब पुलिस को इस परिवार के साथ और गहराई से जांच करने की आवश्यकता थी, ताकि वे इस जटिल मामले को सुलझा सकें। अब पुलिस ने तकनीकी जांच के सहारे अपनी जांच को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने उस महिला के मोबाइल फोन की सीडीआर निकालने का आदेश दिया और उसकी बारीकी से जांच शुरू की। पुलिस ने देखा कि 8 जून से कुछ दिन पहले ही वह महिला मैसूर से मांड्या पहुंची थी। इसका मतलब यह था कि उसकी मौत से पहले मांड्या में उसकी उपस्थिति की पुष्टि हो गई थी। यह बात साफ हो गई थी, लेकिन अब भी उसके हत्यारे का पता लगाना बाकी था। पुलिस ने जब महिला के सीडीआर की बारीकी से जांच की तो कुछ संदिग्ध नंबरों का पता चला, जिन पर महिला की लगातार बातचीत होती थी। इन नंबरों पर बातचीत के रिकॉर्ड से यह भी पता चला कि उसके गायब होने से पहले भी इनमें से कुछ नंबरों पर संपर्क किया गया था। यह जानकारी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण सुराग साबित हो सकती थी, और अब वे इन संदिग्ध नंबरों के मालिकों के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए तैयार हो गए। इस नई दिशा ने पुलिस को एक बार फिर से उत्साहित किया, क्योंकि इससे उन्हें हत्यारे की पहचान की ओर बढ़ने का मौका मिल रहा था। इन्हीं संदिग्धों में सिद्धालिंगप्पा का नाम सामने आया, जिसके साथ इस महिला ने गायब होने से पहले आखिरी बार बातचीत की थी। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने सिद्धालिंगप्पा का पता लगाने का फैसला किया। उनकी जांच से पता चला कि वह बेंगलुरु में एक फैब्रिकेशन फैक्ट्री में काम करता है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में लेने का निर्णय लिया। बिना किसी देरी के पुलिस ने सिद्धालिंगप्पा को उसके काम के स्थान से पकड़ लिया और पूछताछ के लिए थाने ले गई। यह कदम पुलिस को मामले के गुत्थी को सुलझाने में मदद कर सकता था। पहले सिद्धालिंगप्पा ने खुद को इस महिला के कत्ल से अनजान बताया, लेकिन जब पुलिस ने उसे मोबाइल फोन की कॉल डिटेल दिखाई, जिसमें महिला और उसके बीच हुई बातचीत का सबूत था, तो उसकी स्थिति बदल गई। इस ठोस सबूत के सामने आने पर उसके पास जुर्म कबूल करने के सिवाय कोई और विकल्प नहीं बचा। पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद सिद्धालिंगप्पा ने अंततः सच स्वीकार कर लिया और मामले की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस की मदद की। अब दोनों आधी अधूरी लाशों से सिद्धालिंगप्पा का कनेक्शन जुड़ चुका था। यह बात लगभग साफ हो चुकी थी कि दोनों ही कत्ल उसने किए हैं। पुलिस इस पर राहत की सांस ले रही थी कि उन्होंने 2 महिलाओं के कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया है। सिद्धालिंगप्पा ने बताया कि दोनों शवों में एक शव चित्रदुर्गा जिले के हौसदुर्गा की पार्वती की, तो दूसरा शव चामराजनगर की गीता उर्फ पुट्टी का था। 30 मई को पार्वती और 3 जून को गीता की हत्या की गई थी। लेकिन तभी सिद्धालिंगप्पा ने चौंकाने वाली बात बताई। उसने केवल 2 नहीं बल्कि 3 महिलाओं का कत्ल किया है। उसने बताया कि तीसरी महिला का कत्ल उसने इन 2 महिलाओं के कत्ल से पहले बेंगलुरु में किया था। उसका नाम कुमुदा था। सिद्धालिंगप्पा ने बताया कि ठीक इन 2 महिलाओं की तरह उसने करीब 2 महीने पहले एक तीसरी महिला की जान लेकर उसकी लाश को भी टुकड़ों में बांटकर ठिकाने लगा दिया था। इस खुलासे ने पुलिस को झकझोर दिया, क्योंकि इसका मतलब था कि यह गिरफ्तार शख्स कोई मामूली कातिल नहीं, बल्कि एक सीरियल किलर था जो एक एक कर महिलाओं की जान ले रहा था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। सिद्धालिंगप्पा ने जब पुलिस के सामने अपना मुंह खोला, तो उसकी बातें सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। उसने कहा कि वह बेशक 3 कत्लों के बाद पकड़ा गया, लेकिन असल में उसे 3 नहीं बल्कि कुल 7 कत्ल करने थे। इसका मतलब यह था कि वह अब भी 4 और लोगों की जान लेने वाला था। पुलिस को यह जानकर हैरानी हुई कि आखिर सिद्धालिंगप्पा एक एक कर महिलाओं की जान क्यों ले रहा था। उसने बताया कि वह जिन 4 लोगों की जान लेने वाला था, वे सभी उसकी जिंदगी में महत्वपूर्ण थे, लेकिन आखिर उन लोगों के साथ उसकी दुश्मनी क्यों थी? पुलिस की पूछताछ में सिद्धालिंगप्पा ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। असल में कत्ल की इन वारदातों में सिद्धालिंगप्पा की एक गर्लफ्रेंड भी उसके साथ थी। बेंगलुरु में महिला का मर्डर तो सिद्धालिंगप्पा ने अकेले ही किया था, लेकिन मांड्या में उसकी गर्लफ्रेंड ने भी दोनों महिलाओं के कत्ल में उसका साथ दिया था। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम चंद्रलेखा था और उसका ताल्लुक रेड लाइट एरिया से था।
चंद्रलेखा से सिद्धालिंगप्पा की दोस्ती रेड लाइट एरिया में हुई थी। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। एक दिन चंद्रलेखा ने सिद्धालिंगप्पा को अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। उसने बताया कि जिस्म फरोशी के इस दलदल में वह अपनी मर्जी से नहीं आई थी, बल्कि कुछ लोगों ने उसे काम दिलाने के बहाने धोखे से इस अंधी गली में धकेल दिया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी कहानी सुनकर सिद्धालिंगप्पा का दिल भी भर आया। तो उससे नहीं रहा गया। सिद्धालिंगप्पा ने चंद्रलेखा से एक एक कर उन 7 लोगों के नाम और पते लिए जिन्होंने उसे जिस्म फरोशी के दलदल में धकेल दिया था। इनमें 5 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल थे। सिद्धालिंगप्पा का मन इन लोगों से बदला लेने का था। उसके दिल में गुस्सा और प्रतिशोध का जज्बा था, जो उसे इस खतरनाक रास्ते पर ले आया। उसने चंद्रलेखा के साथ किराए का एक मकान लिया और दोनों ने अपने किराए के मकान में एक एक कर 2 महिलाओं को धोखे से बुलाया था, जहां उसने चंद्रलेखा के साथ मिलकर पहले गला घोंटकर उनकी जान ली और फिर लाश के टुकड़े कर उसे चंद्रलेखा के साथ ही बाइक पर जाकर अलग अलग जगहों पर फेंक आया। गला घोंटकर उनकी जान ली थी और फिर दोनों ने ही उन लाशों के टुकड़े भी किए थे। इसके बाद बाइक पर बैठकर चंद्रलेखा ने सिद्धालिंगप्पा के साथ मिलकर टुकड़ों को सुनसान जगहों पर फेंक दिया था। यानी वो कत्ल के इन मामलों में सिद्धालिंगप्पा के साथ बराबर की गुनहगार थी। पुलिस सिद्धालिंगप्पा के साथ गर्लफ्रेंड चंद्रलेखा को भी गिरफ्तार कर चुकी थी। इनमें सिद्धालिंगप्पा और चंद्रलेखा 2 महिलाओं की तो जान ले चुके थे, जबकि 4 और लोगों की जान लेना अभी बाकी था, जिनमें 2 महिलाएं और 2 पुरुष थे, यानी कुल 7। पहले कत्ल के बाद सिद्धालिंगप्पा बुरी तरह डरा हुआ था। उसे लगातार यह चिंता सताती थी कि वह कभी भी पकड़ा जा सकता है। हर आहट पर उसकी धड़कनें तेज हो जाती थीं और उसे लग रहा था कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है। लेकिन जब उसने मांड्या में एक एक कर 2 और कत्ल किए, तो उसका आत्मविश्वास अचानक बढ़ गया। अब उसे ऐसा लगने लगा कि उसने इस खतरनाक खेल में महारत हासिल कर ली है और शायद अब वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा। उसके भीतर की डर और घबराहट कहीं खो गई थी। हालांकि उसकी किल लिस्ट में कुल 7 लोगों के नाम थे, जिनका वह कत्ल करना चाहता था। लेकिन गुजरते वक्त के साथ सिद्धालिंगप्पा इस लिस्ट में मन ही मन एक और नाम जोड़ चुका था। एक ऐसा नाम जिसके बारे में खुद उसकी गर्लफ्रेंड चंद्रलेखा भी बेखबर थी, क्योंकि उसने तो 7 ही ऐसे लोगों के नाम सिद्धालिंगप्पा को बताए थे, जिन्होंने उसकी जिंदगी खराब की थी। तो फिर आखिर ये 8वां नाम किसका था? वो 8वां नाम किसी और का नहीं बल्कि खुद उसकी गर्लफ्रेंड चंद्रलेखा का था। और इत्तेफाक देखिए, जिस रोज पुलिस ने सिद्धालिंगप्पा को गिरफ्तार किया, वो उसी रोज चंद्रलेखा को मारना चाहता था, मगर इससे पहले ही पकड़ा गया। और खेल देखिए, इस साजिश की दूर दूर तक चंद्रलेखा को कोई खबर ही नहीं थी। अब सवाल यह उठता है कि सिद्धालिंगप्पा चंद्रलेखा को क्यों मारना चाहता? इसका जवाब यह है कि सिद्धालिंगप्पा ने सीरियल किलिंग की इन वारदातों के बाद पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड चंद्रलेखा को भी मारने का मन बना लिया था। उसे यह डर सता रहा था कि अगर उसने ये हत्याएं अकेले ही की होती, तो शायद उसका राज कभी खुल नहीं पाता। लेकिन चूंकि चंद्रलेखा उसकी सभी हरकतों की गवाह बन गई थी, उसे ये एहसास हुआ कि वह कभी भी पुलिस के हाथों पकड़ी जा सकती है या फिर अपने मुंह खोल सकती है। ऐसे में उसकी सारी योजनाएं बेकार हो सकती थीं। सिद्धालिंगप्पा के मन में यह ख्याल आया कि अगर चंद्रलेखा ने कुछ भी कहा, तो उसके सारे राज उजागर हो जाएंगे और उसके लिए यह बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। इसलिए उसके लिए चंद्रलेखा का कत्ल भी जरूरी हो गया। यह बहुत विडंबना थी कि जिस लड़की के लिए उसने इतने जघन्य अपराध किए, आखिरकार उसी को खत्म करने की साजिश वह रचने लगा। उसने सोच लिया था कि अब उसे अपनी माशूका को भी खत्म करना होगा, ताकि उसके सारे गुनाह छिपे रहें। लेकिन उसका यह विश्वास लंबे समय तक नहीं टिक सका। पुलिस की लगातार बढ़ती जांच और सिद्धालिंगप्पा के कॉल रिकॉर्ड की गहराई से पड़ताल ने आखिरकार उसे घेर ही लिया। पुलिस ने सीरियल किलिंग की इस भयानक साजिश को बेनकाब कर दिया और कानून के शिकंजे में आने के बाद दोनों को अपने किए की सजा मिली। इस तरह सिद्धालिंगप्पा का खौफनाक अपराधों का सिलसिला खत्म हुआ। लेकिन उसके पीछे जो दर्दनाक कहानियां और बर्बाद हुई जिंदगियां थीं, वो हमेशा के लिए लोगों के दिलों और दिमागों में एक खौफनाक याद की तरह रह गईं। आज की दूसरी कहानी बेंगलुरु की है। बेंगलुरु के राजाजी नगर थाना क्षेत्र में एक रोड है, वटल नागराज रोड।
यहीं पर एक सोसाइटी है। इसी सोसाइटी में 5वें ब्लॉक के 17वें बी क्रॉस में जय कुमार जैन अपने परिवार के साथ रहते थे। जय कुमार जैन का कपड़े का व्यापार था। पत्नी पूजा के अलावा उनके परिवार में 15 वर्षीय बेटी साक्षी और 12 साल का बेटा अजय था। पैसे की कोई कमी नहीं थी और इस वजह से उनके जीवन में किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी। 17 अगस्त 2019 को जय कुमार जैन की पत्नी पूजा और बेटे को पुडुचेरी में एक पारिवारिक समारोह में शामिल होना था। जय कुमार जैन ने शाम 7 बजे अपनी पत्नी और बेटे को कार से रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए घर से निकले। इस दौरान घर पर उनकी बेटी साक्षी अकेली रह गई। पत्नी और बेटे को रेलवे स्टेशन छोड़ने के बाद जय कुमार जैन घर वापस आ गए। घर लौटने के बाद उन्होंने अपनी बेटी साक्षी के साथ डिनर किया। डिनर करने के बाद जय कुमार जैन अपने कमरे में जाकर सो गए। उस रात भी कुछ अलग नहीं था, लेकिन आने वाले समय में यह सामान्य दिन एक अप्रत्याशित घटना की शुरुआत बनने वाला था। 18 अगस्त की सुबह लगभग 7 बजे जय कुमार जैन के पड़ोसियों ने उनके मकान के बाथरूम की खिड़की से आग की लपटें और धुआं निकलते देखा। तुरंत ही उन्होंने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। इस दौरान घर के अंदर साक्षी ने भी शोर मचाना शुरू किया, जिससे माहौल और भी गंभीर हो गया। जैसे ही सूचना मिली, फायर ब्रिगेड की गाड़ी तुरंत बताए गए पते पर पहुंची। घर के अंदर घुसे और बाथरूम में लगी आग को बुझाने लगे। जब आग बुझाई गई तो उन्होंने बाथरूम के अंदर एक झुलसा हुआ शव देखा, जो जय कुमार जैन का था। यह दृश्य बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाला था। परिवार और पड़ोसियों के लिए यह एक गहरी त्रासदी थी, जो किसी ने सपने में भी नहीं सोची थी। कपड़ा व्यापारी जय कुमार जैन के बाथरूम में आग लगने और उनकी जलकर मौत हो जाने की खबर से पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। जैसे ही यह खबर फैली, देखते ही देखते जय कुमार के घर के बाहर पड़ोसियों की भारी भीड़ जमा हो गई। जो भी सुनता कि एक जाने माने कपड़ा व्यापारी की जलने से मौत हो गई है, वह दंग रह जाता। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब कैसे और क्यों हुआ। इस बीच पुलिस भी मौके पर पहुंची और तुरंत जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घर में मौजूद बेटी साक्षी से पूछताछ की कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। साक्षी ने बताया कि सुबह पापा नहाने के लिए बाथरूम में गए थे, लेकिन तभी अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से बाथरूम में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पापा उसमें झुलस गए और उनकी मौत हो गई। घटना के समय घर पर मौजूद युवक प्रवीण ने भी पुलिस को बताया कि आग लगने पर उसने और साक्षी ने मिलकर आग बुझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने बताया कि आग बुझाने के दौरान उनके हाथ पैर भी झुलस गए थे, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि वे कुछ नहीं कर पाए। पड़ोसियों और परिवार वालों के लिए यह घटना बेहद दर्दनाक और अविश्वसनीय थी। कोई भी इस हादसे को समझ पाने में असमर्थ था कि कैसे अचानक सब कुछ तबाह हो गया। यह मामला एक सम्मानित और संपन्न कपड़ा व्यापारी परिवार का था, इसलिए इस हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस के उच्चाधिकारियों को तुरंत जानकारी दी गई। जैसे ही उन्हें खबर मिली, सहायक पुलिस आयुक्त वी धनंजय कुमार और डीसीपी एन शशि कुमार तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उनके साथ ही फॉरेंसिक टीम भी मौके पर आ गई ताकि पूरी जांच पड़ताल की जा सके। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सारे जरूरी साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिया। उन्होंने बाथरूम का बारीकी से मुआयना किया, जहां आग लगी थी। हर छोटी से छोटी चीज की जांच की जा रही थी ताकि यह पता चल सके कि यह हादसा कैसे हुआ। पुलिस ने भी सभी पहलुओं पर ध्यान दिया और जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी की। जब साक्ष्य जुटाने का काम पूरा हो गया, तो पुलिस ने व्यापारी जय कुमार जैन का शव पोस्टमार्टम के लिए विक्टोरिया अस्पताल भेज दिया। यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि मौत का असली कारण क्या था। पुलिस ने भी यही सोचा कि कपड़ा व्यापारी जय कुमार की मौत शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग से हुई होगी। लेकिन जब उन्होंने जय कुमार के शव की स्थिति देखी, तो उनके मन में संदेह उठने लगा। शव की स्थिति ने कुछ सवाल खड़े किए, जो इस मौत को महज एक हादसा नहीं बल्कि एक संदिग्ध घटना की ओर इशारा कर रहे थे। प्राथमिक जांच में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर जय कुमार की मौत का असली कारण क्या था। इसलिए पुलिस ने इसे संदिग्ध मानते हुए मामला दर्ज किया और गहन पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के लिए हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच के सारे बिंदुओं को ध्यान से खंगालना शुरू किया। डीसीपी शशि कुमार ने इस सनसनीखेज घटना के शीघ्र खुलासे के लिए तुरंत विभिन्न पुलिस टीमों का गठन किया और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इन टीमों ने मामले की गंभीरता को समझते हुए आसपास रहने वाले लोगों, पड़ोसियों और बच्चों से अलग-अलग पूछताछ शुरू की। इस पूछताछ के दौरान पुलिस को कुछ चौंकाने वाली जानकारी मिली।
जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि जय कुमार की बेटी साक्षी और पड़ोसी युवक प्रवीण के बीच प्रेम संबंध थे। यह जानकारी सुनकर पुलिस ने प्रवीण पर ध्यान केंद्रित किया, खासकर इस बात को लेकर कि घटना के समय वह जय कुमार के घर पर मौजूद था। प्रवीण की मौजूदगी ने मामले को और संदिग्ध बना दिया, क्योंकि वह इस घटना के पहले और बाद में साक्षी के काफी करीब था। पुलिस को जल्दी ही एहसास हो गया कि मामला कुछ गड़बड़ है। जब फॉरेंसिक टीम ने मकान की जांच की तो उन्हें गद्दे पर खून के दाग मिले, जिन्हें किसी ने सफाई करने की कोशिश की थी। इसके अलावा फर्श और दीवारों पर भी खून के साफ किए जाने के निशान थे, जो इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि कुछ गंभीर हुआ है। दूसरे दिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो स्थिति पूरी तरह साफ हो गई। रिपोर्ट में बताया गया कि मृतक जय कुमार की झुलसने से पहले हत्या की गई थी और यह हत्या किसी धारदार हथियार से की गई थी। इस नई जानकारी के बाद पुलिस ने उच्चाधिकारियों को पूरी स्थिति से अवगत कराया और जांच को आगे बढ़ाया। अब पुलिस का शक जय कुमार की बेटी साक्षी और उसके बॉयफ्रेंड प्रवीण पर जा चुका था। यह स्पष्ट था कि उनकी प्रेम कहानी के पीछे कोई गहरा राज था, जो अब हत्या के मामले से जुड़ गया था। पुलिस ने दोनों को फिर से पूछताछ के लिए बुलाने का फैसला किया, ताकि इस मामले की गुत्थी को सुलझाया जा सके। पुलिस ने दूसरे दिन साक्षी और प्रवीण को हिरासत में लेकर मामले की जांच के तहत अलग-अलग पूछताछ शुरू की। साथ ही दोनों के मोबाइल फोन भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए। जब सख्ती से सवाल किए गए तो साक्षी और प्रवीण संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए और धीरे-धीरे पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। आखिरकार उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने जय कुमार की हत्या की और इसे एक दुर्घटना के रूप में पेश करने की योजना बनाई थी। जय कुमार की बेटी साक्षी बेंगलुरु के एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती थी। उसी स्कूल में जय कुमार के पड़ोस में रहने वाला प्रवीण कुमार भी पढ़ता था। प्रवीण के पिता एक निजी कंपनी में काम करते थे, लेकिन कुछ महीने पहले उन्हें कंपनी द्वारा निकाल दिया गया था, जिसके चलते उन पर आर्थिक संकट आ गया था। प्रवीण के पिता ने जो कुछ लाख रुपए अपनी सेवाओं के दौरान कमाए थे, वह प्रवीण के नाम पर बैंक में जमा कर दिए थे, जिससे उनके परिवार का गुजारा चलता था। प्रवीण अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। साक्षी और प्रवीण के बीच पिछले 5 सालों से दोस्ती थी और दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। प्रवीण साक्षी से 3 साल सीनियर था, जबकि साक्षी 10वीं की छात्रा थी। प्रवीण ने इंटर के बाद शहर के एक प्राइवेट कॉलेज में बीकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। अलग-अलग कॉलेज होने के कारण दोनों का मिलना कम ही हो पाता था, इसलिए साक्षी अक्सर अपने प्रेमी से फोन पर बात करती रहती थी। हालांकि मॉडल बनने की चाह रखने वाली साक्षी का अपने पिता जय कुमार के साथ मोबाइल पर देर तक बातें करना और चैटिंग करना ठीक नहीं लगता था। जय कुमार के मन में अपनी बेटी के लिए सुनहरे सपने थे और उन्हें साक्षी और प्रवीण की दोस्ती को लेकर भी आपत्ति थी। उन्होंने कई बार साक्षी को प्रवीण से दूर रहने की सलाह दी, जो कि साक्षी को पसंद नहीं आया। एक बार साक्षी ने अपने परिवार को गुमराह करते हुए अपनी सहेलियों के साथ शहर से बाहर घूमने का बहाना बनाया और अपने बॉयफ्रेंड प्रवीण के साथ मुंबई चली गई। वहां 4 दिन रहने के दौरान उसने कई फोटोशूट कराए और एक फैशन शो में भी भाग लिया। मुंबई से लौटते वक्त उसने अपनी मां को फोन करके बताया कि वह वहां है और 5 दिन बाद घर लौटेगी। लेकिन जब जय कुमार को यह पता चला कि उसकी बेटी बिना बताए मुंबई गई थी, तो वह बहुत नाराज हुए। जब साक्षी घर लौटी तो जय कुमार ने उसकी बेल्ट से पिटाई की और उसका मोबाइल फोन छीन लिया। जब जय कुमार को अपनी बेटी की सहेलियों से पता चला कि साक्षी वास्तव में प्रवीण के साथ मुंबई गई थी, तो उनका गुस्सा और भी बढ़ गया। वह साक्षी के रंग ढंग से चिंतित थे और उसकी सुरक्षा को लेकर हमेशा सोचते रहते थे। जब जय कुमार ने साक्षी पर ज्यादा पाबंदियां लगाईं, तब वह चोरी छिपे शॉपिंग मॉल में प्रवीण से मिलने लगी। जब साक्षी ने प्रवीण को अपने पिता द्वारा मोबाइल छीनने की बात बताई, तो उसने उसके लिए एक दूसरा मोबाइल लाकर दिया। अब साक्षी चोरी छिपे प्रवीण के दिए मोबाइल से बात करने लगी। इस घटना से साक्षी का मन विद्रोही हो गया। वह पिछले 1 महीने से अपने पिता की हत्या की योजना बना रही थी। इस दौरान उसने इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हत्या के विभिन्न तरीकों का अध्ययन किया। उसने अपने प्रेमी प्रवीण के साथ मिलकर हत्या की योजना को अंजाम देने का षड्यंत्र तैयार किया। दोनों जुलाई महीने से ही जय कुमार की हत्या करने की कोशिश में लगे थे, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे थे। 17 अगस्त को जब साक्षी की मां और भाई एक पारिवारिक समारोह में पुडुचेरी गए, तब साक्षी को अपना मौका मिल गया। इस कलयुगी बेटी ने अपने पिता की हत्या करने की पूरी योजना बना डाली।
उसने घर में किसी के न होने का फायदा उठाते हुए रात को खाना खाने के बाद अपने पिता को पीने के लिए जो दूध दिया, उसमें नींद की 6 गोलियां मिला दी। कुछ ही देर में जय कुमार बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़े। जब साक्षी ने अपने पिता को सोया हुआ देखा, तो उसने उन्हें आवाज देकर और हल्का सा थपथपाकर यह जांचने की कोशिश की कि वे पूरी तरह से बेहोश हैं या नहीं। जब उसे यकीन हो गया कि जय कुमार बेहोश हैं, तो उसने तुरंत प्रवीण को फोन कर उसे घर बुला लिया। प्रवीण चाकू लेकर आया और दोनों ने मिलकर बिस्तर पर बेहोश पड़े जय कुमार के गले और शरीर पर बेरहमी से कई वार किए, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद दोनों शव को घसीटकर बाथरूम में ले गए। हत्या के सबूत मिटाने के लिए उन्होंने कमरे में फैले खून और दीवार पर लगे खून के छींटे साफ किए और बिस्तर की चादर को धोकर वॉशिंग मशीन में डाल दिया। इसके बाद दोनों ने अपनी योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया। सुबह 7 बजे साक्षी घर से निकली और 3 बोतलों में पेट्रोल लेकर लौट आई। उन्होंने बाथरूम में शव पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस प्रक्रिया में उनके पैरों और प्रवीण के हाथ भी थोड़े जल गए। जैसे ही आग लगी, पेट्रोल की वजह से आग की लपटें तेजी से फैलने लगीं और काला धुआं उठने लगा। बाथरूम की खिड़की से धुआं और आग की लपटें बाहर निकलती देख पड़ोसियों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। पुलिस और फायर ब्रिगेड के पहुंचने पर साक्षी और प्रवीण ने हादसे का नाटक करने की कोशिश की, लेकिन उनकी हरकतों ने अधिकारियों को संदेह में डाल दिया। फॉरेंसिक टीम ने जब जांच की, तो उन्होंने कई अहम सबूत इकट्ठा किए। बाद में जब पुलिस ने साक्षी और प्रवीण से पूछताछ की, तो उन्होंने अपनी सच्चाई बयां कर दी। इस तरह साक्षी और प्रवीण की हत्या की योजना बेनकाब हो गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अपने किए की सजा मिली। प्रवीण को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि लड़की को सुधार गृह भेज दिया गया। इस घटना ने न केवल एक परिवार को तबाह किया, बल्कि समाज में रिश्तों की गहराई और विश्वास को भी चुनौती दी। यह एक भयानक याद बन गई, जो बताती है कि प्यार और विश्वास की नींव पर जब धोखे और जिद का साया पड़ता है, तो परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। साक्षी की कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति के अंदर का विद्रोह उसे अंधेरे रास्ते पर ले जा सकता है। इस घटना ने न केवल साक्षी और प्रवीण के जीवन को बर्बाद किया, बल्कि उनके परिवारों की जिंदगी को भी प्रभावित किया। समाज में इस मामले ने एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया: क्या हमारे रिश्ते सच में इतने मजबूत हैं कि हम एक दूसरे पर भरोसा कर सकें? समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया गया कि हमें अपने बच्चों के साथ बातचीत और समझदारी से पेश आना चाहिए, ताकि वे किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करने के लिए सक्षम हों। यह कहानी एक चेतावनी है कि रिश्तों में संवाद, विश्वास और समझ सबसे महत्वपूर्ण है, वरना अंधकार का रास्ता हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। इसी तरह की सच्ची घटनाओं और सीखों के साथ मैं फिर लौटूंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और ध्यान रखें कि किसी भी संदिग्ध स्थिति में सही कदम उठाना कितना जरूरी है।